डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए MPDLED फर्स्ट ईयर की बाल अवस्था एवं बाल विकास के यूनिट फर्स्ट विकास संबंधी दृष्टिकोण के मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ लेके आई हूँ, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं ये PYQ। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को जब तक अंत तक देखेंगे नहीं, आप लोग को समझ में आएगा नहीं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि और विकास की परिभाषा लिखिए। मतलब अभिवृद्धि है क्या, विकास है क्या। जब तक आप लोग ये जानेंगे नहीं कि अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है, तो इसकी परिभाषा तो जाहिर सी बात है कि समझ में नहीं आएगा। आइए पहले समझते हैं कि अभिवृद्धि और विकास है क्या। अभिवृद्धि क्या है, जैसे आपका लंबाई बढ़ना, शरीर की लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, जो बाहर से दिखाई देता है। जैसे हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये बहुत लंबा हो गया है, पहले तो बहुत छोटा था, मोटा हो गया है। जिसको नापा जाए, ठीक है, उसको अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि जो है कि जिसको हम नाप सकते हैं, ठीक, जो आँख से दिखता है वो अभिवृद्धि है। और विकास क्या है, विकास है कि मतलब विकास, आप मान लीजिए कि अभिवृद्धि विकास का ही टॉपिक है। विकास हमेशा होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह कभी रुकती नहीं है। इस जन्म से लेके मृत्यु तक चलती है विकास को हम देख नहीं सकते हैं, नाप नहीं सकते हैं, मगर विकास तो होती रहती है। जैसे आप आज कुछ नया सीखे, ठीक, ये विकास ही हुआ आपका। विकास और अभिवृद्धि को लेकर कई विद्वानों ने अपने परिभाषा दिए हैं, जिनमें से मैं कुछ विद्वानों की परिभाषा लेके आई हूँ। आइए चलते हैं परिभाषा की ओर। हल्लॉक के अनुसार, हल्लॉक जी, देखो हल्लॉक जी का कहना है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तन का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता की लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। किसकी ओर अग्रसर होता है, परिपक्वता की लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, ठीक। और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। मतलब कुछ नया विशेषताएं, नया योग्यता, आज कुछ नया करने की क्रिएटिविटी है। जैसे आप लोग कुछ नया करते हैं तो घर पे आके बोलते हैं, आज मम्मी मैंने ये किया, वो किया, वही नया होता है। जो चीज़ आपने कुछ नया किया, सब विकास के ही अंतर्गत आता है। और अभिवृद्धि क्या है, लंबाई बढ़ना, शरीर का लंबाई बढ़ना, ये सब अभिवृद्धि है, ठीक है। और फ्रेक के अनुसार, फ्रेक जी का कहना है कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, जैसे लंबाई, बाहर में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य परिणाम प्रणाली में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से होता है। व्यक्ति में जितने भी परिवर्तन होते हैं सब विकास के परिणाम हैं। आप मेरिट के अनुसार, मेरिट जी का कहना है कि कुछ लेख अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि क्या, अभिवृद्धि का जो प्रयोग है ना, मतलब आकार का, शरीर के आकार का बढ़ना में ही वृद्धि का प्रयोग करते हैं। और विकास का प्रयोग विभेद, विशिष्टीकरण के रूप में करते हैं। मतलब कुछ अच्छा क्रिएटिविटी, कुछ विशेष किए, उसके अर्थ के रूप में हम विकास का प्रयोग करते हैं। संवेगात्मक विकास क्या है, संवेगात्मक विकास क्या, आइए चलते हैं संवेगात्मक विकास की ओर। संवेगात्मक विकास क्या है, संवेग मतलब इमोशन आपका, आप क्या कर रहे हैं। जैसे आप रोते हैं, जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, छोटा बच्चा को कोई खिलौना चाहिए, आप उसको नहीं दिए तो वो खूब रोने लगता है, मतलब वो रो के अपना इमोशन जता रहा है, वही संवेग है। जैसे आज आपने कोई एग्ज़ाम दिया, ठीक, आपको बाय संजोग क्रॉस लग गया या आपने बहुत अच्छे नंबर से पास कर लिया तो बहुत खुशी हुआ, तो वो आपका संवेग, इमोशन बता रहा है कि आपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा तैयारी किया, आपको सफलता मिली, इसलिए आप बहुत खुश हैं। ये सब संवेग के ही अंतर्गत आते हैं। देखिए
बालक के संवेगों के विकास को संवेगात्मक विकास कहते हैं। बालक के मूल प्रवृत्ति के रूप में कोई ना कोई संवेग छिपा रहता है। जैसे आप में भी कहीं ना कहीं संवेग छिपा होता है। जैसे आप कभी रो देते हैं, कभी हंस देते हैं, ये सब संवेग ही हैं। जैसे पलायन के पीछे भय, जब ये सारे संवेग एक है ना आपके व्यवहार में अस्थाई आधार बन जाते हैं, तो ये अस्थाई भाव कहा जाते हैं। जैसे जैसे बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, तो उनके संवेगों का भी विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है। वंशानुक्रम की परिभाषा लिखिए। वंशानुक्रम मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि आप में कोई भी गुण, जैसे आपने अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी किसी से भी कोई गुण सीखे हैं, सब वंशानुक्रम के कारण ही सीखे हैं। वंशानुक्रम मतलब के परिभाषा है कि डगलग एवं हॉलेंस के अनुसार किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं अथवा क्षमताएं सम्मिलित होती है जिन्हें वो अपने माता पिता, अन्य पूर्वजों अथवा प्रजाति से ग्रहण करते हैं। मतलब आपने अपने पूर्वजों से सीखा हो। आप में कुछ ऐसी विशेष, मान लो आप में कुछ, आपके मम्मी पापा डांसर हैं, आपको भी डांस करना बहुत पसंद है, मतलब कि आपने अपने मम्मी पापा से सीखा है डांस करना। आपके मम्मी पापा को डांस आता है, इसलिए आप लोगों ने आपको भी डांस पसंद है। ये वंशानुक्रम के कारण ही हुआ है। वातावरण की परिभाषा लिखिए। वातावरण की परिभाषा क्या है? वातावरण मतलब कि आपके चारों ओर जितने भी पेड़ पौधे, जानवर, नदी, जितने कुछ आते हैं, सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। पर्यावरण की परिभाषा डगलग एवं हॉलेंस के अनुसार पर्यावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभाव तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है, जो जीवित प्रणालियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित करता है। मतलब आपके विकास को भी प्रभावित कर, आपके जीवन मतलब स्वभाव, आपके स्वभाव को प्रभावित कर सकता है, आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, आपके बुद्धि में भी, सब में रुकावट डाल सकता है। आपको अच्छा पर्यावरण नहीं मिलेगा, तो आपको इतने बढ़िया स्कूल में चल जाए, वहाँ तो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण बढ़िया नहीं है। मतलब आपको पढ़ाई करने के लिए भी एक अच्छा वातावरण चाहिए। अच्छा वातावरण में आपको मन भी लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। मान लो क्लास में सब हल्ला कर रहा है, तो आपका भी तो मन नहीं करेगा कि मैं पढ़ाई करूँ, मैं भी तो हल्ला करूँगी। वो साथ वातावरण नहीं है कि पढ़ाई करने वाला। यही है वातावरण। बाल्यावस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था से तात्पर्य 6 से 12 वर्ष आयु तक की अवस्था से होता है। मतलब आप 6 से 12 वर्ष के बीच की आयु जो है ना, वो बाल्यावस्था है। इस आयु में हम स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं, समाज के नियमों को जानना प्रारंभ करते हैं, दूसरे के प्रति किसको कैसे क्या बोलना है, ये सब सीखना प्रारंभ कर देते हैं बाल्यावस्था में। मतलब इस अवस्था में बालक की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है एवं व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ कर देता है। व्यक्ति के साथ कैसे बोलना चाहिए, जैसे अपने से बड़े को आप, छोटे को भी आप ही बोलना चाहिए, तुम नहीं बोलना चाहिए। अपने टीचर से कैसे व्यवहार करना चाहिए, दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, सब इस अवस्था में ही हम सीखते हैं। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है? मतलब किशोरों में संवेग, इमोशनल कैसे वो कंट्रोल करते हैं, उसका विकास कैसे होता है। तो किशोरावस्था संवेगात्मक विकास का पढ़ाई होता है। किशोरावस्था तो है ना संवेगात्मक विकास में ही होता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास का पढ़ाई होता है। किशोरों के संवेग के विकास की गति एवं तीव्रता इतनी अधिक होती है, मतलब किशोरों में ना संवेग, इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अधिक होती है कि वो यह नहीं सोच पाते कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ।
पल में रुष्ट व पल में तुष्ट हो जाते हैं। यह अवस्था भाव प्रधान है, मतलब भाव इमोशनल का प्रधान है। इसमें दया, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेगों की प्रबलता होती है। आपका कि इसी अवस्था में ना आपको, जैसे आपके फैमिली वाले में आपके मम्मी पापा ने बोल दिया ये नहीं करना, मगर आपके दोस्त लोग ने बोला कि हाँ करना है, तो आप अपने फैमिली वालों के प्रति गुस्सा दिखाओगे कि नहीं मेरा दोस्त ने बोला है तो वो सही ही बोला है। मतलब आपको ना इसमें इस अवस्था में दोस्त लोग जो बोल दे वही सच हो लगता है, ठीक है। फैमिली के बात उतना नहीं मानते हैं कोई। यह अवस्था न क्रोध, मतलब इतना गुस्सा आएगा, मतलब एक्टिव होता है, एक दूसरे के प्रति आप जुड़ाव करेंगे, जैसे लड़का लड़का से जुड़ाव करते, मतलब ना लोग अपने दोस्त बनाना ज़्यादा प्रेफर करता है। दोस्त के साथ इस अवस्था में रहना ज़्यादा प्रेफर करता है इंसान। परिवार के साथ कम टाइम बिताता है, ज़्यादातर दोस्त लोग के साथ ही इस अवस्था में टाइम बिताता है, ठीक है। किशोर अपराध की विशेषता, मतलब किशोर अपराध, बहुत किशोर लोग ना इस अवस्था में बहुत सारे अपराध करते हैं। वो आज्ञाओं का पालन तक नहीं करते, मम्मी पापा का बात नहीं मानते जल्दी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है किशोरावस्था की विशेषता बताइए, यह क्वेश्चन आपके 2020 और 2022 MPDELED में दोनों बार पूछे जा चुके हैं। अधिक से अधिक संभावना है कि ये क्वेश्चन इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो आप ना ऐसे लिखिए, किशोर अपराध की निम्नलिखित विशेषताएं या किशोर अपराध की कई विशेषताएं, ये हेडिंग दीजिएगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए जानते हैं किशोर अपराध की क्या क्या विशेषताएं होती है। किशोर अपराधी आदंड उदंड एवं आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। वो आज्ञा नहीं मानते, आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। यह प्राय राजकीय नियमों कानूनों का पालन करते हैं, जो ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करते हैं। रेड सिग्नल होता है, फिर वो गाड़ी उसमें चला देते हैं। इनकी संगति आवारा, अनैतिक एवं चरित्रहीन व्यक्तियों के साथ होती है, जो हमेशा मतलब आवारा की तरह घूमते फिरते रहेंगे, रात रात घर से बाहर रहेंगे। इनका व्यवहार अनैतिक एवं अशोभनीय होता है। अशोभनीय मतलब यह बिना आज्ञा के निरुद्देश्य देर रात तक घर से बाहर घूमते हैं, 12-1 बजे तक घर आते हैं, फैमिली के बात नहीं सुनते हैं। आत्म प्रेम से आप क्या समझते हैं? आत्म प्रेम, ठीक है, आत्म प्रेम, सेल्फ लव, ये सुनो सबसे अच्छा चीज़ है। आप अपने आप से प्यार कीजिए। आपको क्या है, आत्म प्रेम यानी खुद से प्यार करना एक महान चीज़ है, जो आपको एक सशक्त एवं सुरक्षित इंसान बनाता है। ये आपको खुद की सराहना करने और खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनाने में मदद करता है। जब तक अपने आप से प्यार नहीं होगा ना आपको, तो आप नहीं सोच पाओगे कि हाँ ये मैं कर लूँगी। आपको ना कुछ भी करने से पहले ना अपने मन में ना ये बताना है कि हाँ मुझ पर तो पूरा बिलीफ है कि मैं कर ही लूँगी। ये इंसान में आत्म प्रेम होना बहुत ही ज़रूरी है। ये स्वस्थ अस्पतालों के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। मतलब स्वास्थ्य अस्पताल के संदर्भ में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो आइए जानते हैं क्या क्या भूमिका होती है शिक्षक की स्वास्थ्य के में। तो शिक्षक का कार्य वास्तव में सबसे बड़ा धर्म का काम है। देखिए आप लोग तो जानते हैं शिक्षक हैं तो वो तो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। वो हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, वो हमें डिसिप्लिन में रहना तक सिखाते हैं शिक्षक। तो शिक्षक का कार्य वास्तव में सबसे बड़ा धर्म का काम है, क्योंकि शिक्षक के कारण ही कोई समाज विकसित एवं संपन्न हो सकता है। शिक्षक का कार्य छात्रों को ज्ञान प्रदान करके सीखने में मदद करना है और ऐसी स्थिति स्थापित करना जिसमें छात्र प्रभावी ढंग से सीख सके। छात्र के अच्छे से मतलब ना अच्छा वातावरण का, जब तक शिक्षक अच्छा वातावरण स्थापित नहीं करेगा तो वो बच्चे भी बढ़िया से नहीं सीख पाएंगे। इसके लिए शिक्षक का जिम्मेदारी क्या है? क्लासरूम में अच्छा वातावरण बनाए रखना। ऐसी स्थिति स्थापित करना जिसमें छात्र प्रभावी ढंग से सीख सके। शिक्षक की भूमिका का एक जटिल समूह भरते हैं। शिक्षक भूमिकाओं का एक जटिल समूह भरते हैं।
जो एक समाज से दूसरे समाज में और एक शैक्षिक स्तर से दूसरे में भिन्न होते हैं। शिक्षक बालकों की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि आदि के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं तथा इनमें स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाओं का विकास करते हैं। मतलब प्रतिस्पर्धा क्या है? मतलब आप खेल कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है, टीम बनाकर खेल रहे हैं, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता के टाइप में प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब तक शिक्षक प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे तो छात्र तो चाहेगा नहीं कि मैं यह करूं। जैसे कि आप लोग ही, आपको तो घर में मम्मी पापा कहते हैं कि देखो वो कितना बढ़िया नंबर लाए, वो कितना अच्छा कि आप नहीं किए, तो आपके मन में होता है ना वो कि ये मैं भी कर सकती हूँ तो मैं भी करूँगी। तो वही काम शिक्षक का है कि प्रतिस्पर्धा का विकास करते हैं। वह छात्रों के ज्ञान व क्रिया का अधिगम करने के लिए उचित वातावरण तैयार करते हैं। देखो, बालकों में विशिष्ट शब्द भंडार से आप क्या समझते हैं? देखो, बालक में ना विशेष शब्द भंडार होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक विषय में ऐसे शब्द होते हैं जो या तो उस विशेष क्षेत्र में विशेष रूप में प्रयोग किए जाते हैं या सामान्य शब्द होते हैं जो उस विशेष क्षेत्र अथवा विषय अर्थ को प्रकट करते हैं, ठीक है। अर्थात विशिष्ट अर्थ, किसी भी शब्द के विशिष्ट अर्थ को बतलाने वाले शब्द भंडार को विशिष्ट शब्द भंडार कहते हैं। देखो, विशिष्ट बालकों की विशेषता लिखिए। देखिए, हर बालक में कोई ना कोई विशेषता होता है। जैसे कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई लिखने में, किसी को गाना गाना बहुत पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो हर बालकों में विशिष्ट बालकों की विशेषता होती है। हर बालकों में अलग अलग विशेषताएं होती है। जैसे आपको गाना गाना बहुत पसंद है, आपके फ्रेंड को डांस पसंद होगा, किसी को नाटक करना पसंद होगा, किसी को खेल खेलना पसंद होगा। हर में किसी न सब में ना अलग अलग विशेषताएं होती है। तो विशिष्ट बालकों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, कई विशेषताएं होती है। तो मतलब एक शारीरिक दृष्टि से इनकी ज्ञानेंद्रियाँ तीव्र होती है। ये सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ होते हैं। जिसकी शरीर अच्छा रहेगा वो सामान्य बालकों की तुलना में तो ज़्यादा स्वस्थ होगा। मानसिक दृष्टि से इसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है, ठीक। इसकी बुद्धि लब्धि तो 120 से अधिक होती है। रुचियों की दृष्टि से इन बालकों की विशेषताएं मुख्यतः तुलनात्मक, कल्पना, प्राप्ति, धैर्य, तर्क व खोजबीन की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो ना मतलब कुछ हमेशा नया नया खोजने का सोचते हैं, कुछ नया करने का सोचते हैं। इनका संवेगात्मक विकास, इनमें ना इमोशनल डेवलपमेंट भी अधिक होता है। वो अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखते हैं, कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ कैसे क्या बोलना है, कहाँ मतलब छोटी छोटी बात में रोते नहीं, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। 3 से 5 वर्ष आयु वर्गों के बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम बताइए। ये क्वेश्चन 2020 में पूछे जा चुके हैं। तो 3 वर्ष के बच्चे को बोलना सुनना पसंद करते हैं, परंतु उन्हें क्रियाकलाप और संचार चाहिए होता है जिसमें ये शारीरिक गतिविधि अधिक करते हैं, ठीक है। तो ये नाटकीय खेल, पहिए वाले खिलौने, चढ़ने वाले उपकरण, पहेलियों और ब्लॉक वाले खिलौने की बात करना, कहानियाँ पसंद करते हैं। छोटे बच्चे को तो यही सब पसंद होता है कि दादा दादी नाना नानी उनको कहानी सुनाए, पहिए वाले खिलौने से खेले, गतिविधि करे, शारीरिक एक्टिविटी करे। और 4 वर्षीय बालक छोटे प्रेरक क्रियाकलाप जैसे कैंची वाले खेल, चालबाजी, कला, पहेलियाँ, बुनियादी गणित, वर्णमाला, ध्वनि, सुलेख, शैली आदि की शैक्षणिक कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। छोटे बच्चों के लिए तो यही सब शामिल किया जाता है। उनको डायरेक्ट बीज गणित वगैरह तो नहीं सिखा सकते, तो बुनियादी गणित 1, 2 ये सब छोटे बच्चों को सिखाए जाते हैं। और प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं की व्याख्या कीजिए। जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। उन्होंने 4 अवस्थाएं, चारों अवस्थाएं क्रमिक होती है, चरण दर चरण होते हैं, ठीक है। पहले अवस्था में बच्चे का जितना विकास हुआ, उसमें जितना छोटा उससे अधिक दूसरी अवस्था में होता है। ये ना एक चरण दर चरण चलती है। जैसे बच्चे पहले बैठना सीखते हैं, उसके बाद
घुरकना सीखते हैं, फिर कुछ पकड़ के खड़ा होना सीखते हैं। उसी तरह पियाजे के ये चारों अवस्थाएं क्रम दर क्रम ही होती है। तो पहली अवस्था है संवेदी प्रारक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेट, 0 से 2 वर्ष। तो इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियां और क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझते हैं। वो देखना, छूना, सुनना आदि के द्वारा सीखते हैं। वह समय वस्तु अस्थायी का विकास होता है। इस समय क्या होता है, वस्तु अस्थायी का उसको विकास हो जाता है। यानी बच्चा समझने लगता है कि वस्तु उसके दृष्टि से ओझल होने पर भी अस्थायी है। उसके जैसे उसके बच्चे कितना खिलौने से खेल रहे हैं, ठीक है, झुनझुना से खेल रहे हैं, आप उनसे लेके पीछे छुपा लिए। बच्चों को तो पता है उनके आँख से ओझल हुआ है, लेकिन वो खिलौना यहीं कहीं है। बच्चे में यह विकास हो जाता है। और सेकंड है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेट। ये होता है 2 से 7 वर्ष की उम्र में। तो इस अवस्था में बच्चा भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं और वह कल्पना शक्ति विकसित होती है, लेकिन उनका सोच अभी तर्क संगत नहीं होता है। वो ना तर्क दे के समझ नहीं पाते हैं, वह स्व केंद्रित होती है, यानी दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है। बच्चे ना, जैसे अभी आपने छोटे बच्चे को बोल दिया कि बेटा अभी ये चीज़ नहीं है, हम बाद में ला देंगे, तो बच्चा ये नहीं समझेगा कि हाँ नहीं है, बाद में आ जाएगा। उसको जिद है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, आप उन्हें दो। तो बच्चे ये दूसरे के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाते हैं। और तीसरा है ठोस सक्रिय अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट। ये होता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा तर्कसंगत सोच विकसित करता है, लेकिन वह सोच ठोस वस्तु और वास्तविक परिस्थितियों तक सीमित होता है। वो ना ठोस मतलब आँख से जो देख सकता है उन्हीं उसी तक सीमित होता है। वो कल्पना नहीं कर सकता है इसमें। वह संरक्षण और वर्गीकरण जैसे सिद्धांतों को समझने लगते हैं, वो वर्गीकरण कर लेते हैं। जैसे आपके पास 4 आम है, दो में देना है, 2 बच्चों में बांटना है, तो वो बांट लेंगे कि हाँ 2 हम ले रहे हैं, 2 मेरे दोस्त लेंगे। वो ऐसे वर्गीकरण कर लेते हैं, मगर तर्क संगत नहीं कर पाते हैं। तर्क संगत तो सोच विकसित हो जाती है और वो मगर कल्पना नहीं कर पाते हैं, माइंड में सोच नहीं पाते हैं। जैसे आप वो ने बोल दिया कि उनको 2 + 12 कितना होगा, तो वो माइंड में सोच नहीं पाते हैं। वही आप लिख के दे दिए तो वो तुरंत कर लेते हैं। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट। यह 11 साल के से आगे होता है। इस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त और तार्किक सोचने की क्षमता विकसित करता है। वह काल्पनिक परिस्थितियों पर विचार कर सकता है और समस्या समाधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। मतलब कि वो ना काल्पनिक कल्पना कर सकता है किसी भी चीज़ का, उन मन में अपना कल्पना कर सकता है। जैसे उन्होंने उसे कोई कहानी सुना दी, ठीक, एक जैसे आपने उन्हें खरगोश और कछुआ वाला कहानी सुना दी, ठीक, तो वो ना अपना माइंड में कल्पना करके सोच सकते हैं कि हाँ कछुआ इतना दूर जा वो चलते गया कछुआ, और खरगोश है कि वो सोचा कि मैं तेज़ दौड़ता हूँ तो नीम के पैर तक मैं ही पहले जाऊँगा, तो नहीं, खरगोश सो जाता है, धीरे धीरे जाता है तो कछुआ पहुँच जाता है और खरगोश नहीं पहुँचता। ये इस तरफ का काल्पनिक सोच विकसित हो जाती है। तो जीन पियाजे के ये चारों अवस्थाएं क्रमिक होती है और प्रत्येक अवस्था में बच्चे की सोच और समझने की क्षमता में गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। हर अवस्था में परिवर्तन आते हैं। और वृत्तांत अभिलेख क्या है? एनल डेटा रिकॉर्ड। एनल डेटा रिकॉर्ड में क्या होता है? वास्तविक घटनाओं, जैसे आप आज ने कॉलेज में, स्कूल में अच्छा कुछ किया, ठीक, तो वो आपका जो कुछ भी किया आपने, वो एक वृत्तांत अभिलेख में लिखा जाता है कि आगे आप जाओ तो वो आगे की क्लास में के मैम या सर को दिया जाए कि बच्चा ने को इतना कुछ अच्छा किया, इतना ये इसको नहीं आता है, वो सारे चीज़ वृत्तांत अभिलेख में लिखे जाते हैं। तो वृत्तांत अभिलेख, एनुअल डेटा रिकॉर्ड एक ऐसी परीक्षण विधि है जिसमें शिक्षक या पर्यवेक्षक किसी बच्चे के व्यवहार, प्रक्रिया या विशेष घटनाओं की वास्तविक स्थिति
में संक्षिप्त एवं तथ्यात्मक रूप से लिखता है। ठीक है, वो संक्षिप्त एवं तथ्यात्मक रूप से लिखते हैं कि बच्चे क्या किए, वास्तविक घटनाओं को ही लिखते हैं। इसमें केवल वही लिखा जाता है जो देखा और सुना गया हो, बिना किसी व्यक्तिगत राय और व्याख्या के। हाँ, इसमें ना मतलब एनुअल रिपोर्ट में मन से बना के या किसी की राय से नहीं लिखा जाता है। जो आंखों से देखा गया है और कानों से सुना गया, सिर्फ वही लिखा जाता है एनुअल रिपोर्ट में। मतलब वास्तविक घटना को ही एनुअल रिपोर्ट में लिखा जाता है। तो यह अभिलेख किसी विशेष घटना पर आधारित होता है, जैसे बच्चे कक्षा में व्यवहार, साथियों के साथ उनका संबंध या किसी समस्या पर उसकी प्रतिक्रिया कैसी है। ये सारे चीज़ एनुअल रिपोर्ट में लिखे जाते हैं। ये वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है? ये वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। इसमें तिथि, समय, स्थान का उल्लेख होता है। ठीक है, भाषा सरल होती है, स्पष्ट और निष्पक्ष होती है, किसी के पक्ष में नहीं होती, निष्पक्ष होती है। यह बच्चे के व्यवहार को समझने में सहायक होती है। ये बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं इसको सरल तरह से समझना में बहुत मदद करती है एनुअल रिपोर्ट। और वृत्तांत अभिलेख के माध्यम से शिक्षक बच्चे के व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यवहार और भावनात्मक स्थिति को समझ सकता है तथा उनके अनुसार शिक्षण में सुधार कर सकता है। जैसे बच्चे को देख कर शिक्षक तो ये समझ जाएगा कि हाँ, ये इतना अच्छा किया, या इसको ज़रूरत है कि उसको कुछ सामान दे जो जिससे वो बहुत अच्छा तरह से सीख पाए, तो ये शिक्षक सुधार करते हैं। तो वृत्तांत अभिलेख बच्चों के व्यवहार का सही और वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है, जो उसके समग्र विकास में सहायक होता है। यह है एनुअल रिपोर्ट। और किशोरावस्था का अर्थ क्या है? तो किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था का अर्थ है कि किशोरावस्था जो है ना, अंग्रेजी भाषा के शब्द एडोलसन का हिंदी रूपांतर जो लैटिन भाषा के शब्द एडोलेसर टूना से लिया गया है, जिसका अर्थ परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, एडोलसन क्या होता है? जो एडोलेसर लैटिन भाषा के एडोलेसर शब्द से लिया गया एडोलसन, जिसका हिंदी रूपांतर है किशोरावस्था। तो बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के बीच की अवधि जो होती है ना, वो किशोरावस्था होती है। तो 6 से 12 वर्ष और 6 से 12 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम के बीच की जो अवधि है ना, वो किशोरावस्था ही होती है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक रूप से कुसंयोजित होता है। किशोरावस्था में प्रायः संवेगात्मक जीवन व्यतीत होता है। किशोरा में ना हमेशा संवेगात्मक जीवन व्यतीत होता है। और समावेशी शिक्षा का महत्व बताइए। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा के कई महत्व है, जिनमें से कुछ महत्व निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। तो सभी बच्चे को समान शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या कहता है कि मतभेद नहीं करना है, किसी सबको समान मानना है, सबके साथ समान व्यवहार करना है। तो यही है समावेशी शिक्षा। सभी शिक्षक में भेदभाव और असमानता कम होती है। शिक्षा में भेदभाव नहीं होती है, असमानता भी नहीं होती है। बच्चों में सहानुभूति और सहयोग की भावनाओं का विकास होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है। जैसे कोई बच्चा है कि विकलांग है, तो उसको सहायता दे के उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया जाता है। उनको ऐसा लगाया जाता है कि हाँ, आप कर सकते हो, आप किसी से कम नहीं हो। सामाजिक कौशल, समायोजन क्षमता का विकास होता है। प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत क्षमता का विकास संभव हो जाता है। समान बच्चों में संवेदनशीलता और समझ की बढ़ोतरी होती है। समाज में एकता और समरसता को बढ़ावा मिलता है। और कि समावेशी शिक्षा सभी बच्चे के समग्र विकास और बेहतर समाज निर्माण के लिए आवश्यक है। समावेशी शिक्षा है कि आप ऊंचे जाति के हो, नीचे जाति के हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सब बच्चे को एक समान, एक क्लासरूम में समान रूप से शिक्षा दिया। जैसे आपको आता है, वर्ग में बांट दिया जाता है। जैसे कि आज आपको इतना आता है, ठीक है, आपसे जो आप किसी को नहीं आता है
तो जोड़ा बनाए, आपको जो आता है आप उन्हें सिखाओ, उन्हें जो आता है आप उन्हें सिखाओ। समावेश करके सीखो, यही है समावेशी शिक्षा। जो आज के समय में समावेशी शिक्षा का महत्व बहुत ही है। तो ये वीडियो मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।